Students, welcome to my YouTube channel. This is Sunil sir, and last time I have given you the some notes points. Look at here. This is the note point here which are given you, which I have sent in the last time. Okay, in my classes. But now we have to also. I have told you. I make a very soon videos regarding this one. So today I am going to discuss about these things. The topic which are sending you. Okay, so listen here. The first topic is here the superconductor. What is the conductor? Superconductor, the conductor which offers the zero resistance of to flow of the current is known as सुपर कंडक्टर. तो सिंपली ये जो होता है क्या है कि द कंडक्टर, जो कंडक्टर आपका क्या होता है जिसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, जीरो होती है. यानी उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी या तो जीरो हो, या तो करंट अगर फ्लो कर रहा हो तो एकदम इजीली फ्लो कर रहा हो, उसमें रेजिस्टेंस हो वो क्या हो, जीरो. तो उस केस में उस कंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर. ओके, now listen here. Now the let's after we have also discussed about the EMF and what is terminal voltage. So listen here, the EMF and terminal voltage is the basic concept, that's why I have given here. So EMF होता क्या है, the total potential difference between the two terminal of a cell. Look at here, suppose ये सेल है ना, ये सेल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये निगेटिव टर्मिनल है. ना अगर किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड है तो इस केस में क्या होगा कि जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस टू टर्मिनल के बीच में ना, तो वो क्या होगा आपका ईएमएफ कहलाता है. सो ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. ठीक है ना. तो ये क्या होता है आपका ईएमएफ जो होता है, तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल व्हेन देयर इज नो करंट फ्लो थ्रू द कंडक्टिंग वायर या सर्किट. अगर सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, उस केस में जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. ईएमएफ कब होगा, जब करंट फ्लो नहीं करेगा किसी सर्किट में. ओके, नाउ लेट्स सी द टर्मिनल वोल्टेज किसको बोलते हैं. नाउ लेट अस सी हियर द टर्मिनल वोल्टेज जो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल ऑफ अ सेल व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. तो सिंपली इसका जस्ट अपोजिट हो गया आपका टर्मिनल वोल्टेज. इन दिस वीडियो आल्सो दीगर द पोटेंशियल डिफरेंस किसको बोलेंगे हम, जो कि क्या नाम है कि जब उस समय मेजर करना है जबकि क्या नाम है कि करंट फ्लो कर रहा हो सर्किट के अंदर में. ओके, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, उसको टर्मिनल वोल्टेज बोलेंगे. नाउ लेट्स सी द पिक्चर हियर. ओके, लेट्स सी द पिक्चर. लुक एट हियर, जस्ट वेट, सी दिस पिक्चर. Here is given the picture is EMF and terminal voltage. Listen, the terminal voltage is here when the current flowing through the conducting wire. यानी सर्किट के अंदर जब करंट फ्लो कर रहा है तो इस केस में लुक एट हियर, ये सर्किट हमारा है, इस केस में करंट फ्लो कर रहा है, तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, दिस इज द टर्मिनल वोल्टेज. ओके, नाउ द ईएमएफ कहाँ होगा, तो ईएमएफ होगा यहाँ पे करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यानी ये हो गया लो वोल्टेज केस. ये वाला लो वोल्टेज वाला केस है, इसको क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं. क्या बोलते हैं, ईएमएफ. ओके, यानी इसके अंदर जब करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, इसको ईएमएफ बोलेंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट. तो ये पॉइंट्स हमारा हो गया ईएमएफ व्हेन द करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट वायर, व्हेन द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट वायर इज नोन एज द टर्मिनल वोल्टेज. ओके, नाउ लेट्स सी द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज हियर द इलेक्ट्रिक पावर. ओके, नाउ व्हाट डू मीन बाय द इलेक्ट्रिक पावर. द रेट ऑफ डूइंग वर्क एज अ रेट कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पावर. सिंपली रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन, तो बेसिकली इसको क्या बोलेंगे, ध्यान रख लेना आप, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पावर. ओके, एंड इट इज़ बेसिकली डिनोटेड बाय डब्ल्यू. ओके, तो सिंपली यहाँ पे कैसे इसको फार्मूला क्या बनेगा, तो यानी हम एक बोल से रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इफ डब्ल्यू इज वर्क डन टू इन टाइम टी देन पी इज इक्वल टू आर डब्ल्यू अपॉन टी. एंड वी ऑल नो दैट व्हाट इज डब्ल्यू इज द work done to taking a charge from infinite to the point या taking a charge from one point to another point. ठीक है ना, विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइम. तो यहाँ पे क्या होता है, डब्ल्यू वही होता है आपका. तो डब्ल्यू के केस में हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्योंकि डब्ल्यू इक्वल टू वी इक्वल टू क्या था, डब्ल्यू अपन क्यू था. तो इस केस में हमारा डब्ल्यू इक्वल टू क्या बनता था, वी इंटू क्यू. एंड यू नो दैट क्यू इक्वल टू वाट, क्यू इक्वल टू होता है आई टी, बिकॉज आई इक्वल टू एम करेंट एंड टी इज टू टाइम. सो यू नो दैट Q इक्वल टू आई टी होता है. एंड वी ऑल नो दैट W इक्वल टू वी क्यू. सो दैट इज़ द रीजन हमने यहाँ फार्मूला आपके माइंड सेट में लिख दिया है यहाँ पे कि W इक्वल टू क्या होगा, वी आई टी होगा. वेयर इज V इज वोल्टेज, इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस, I इज द करेंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट एंड T इज द टाइम, हाउ मच टाइम करेंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. ओके, नाउ लुक एट हियर, व्हाट इज द यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ. सो सिंपली यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पावर का एसआई यूनिट है वो क्या होता है आपका, वाट होता है. तो बेसिकली वाट लिखते हैं इस तरीके से, स्मॉल डब्ल्यू ए डबल टी,
एंड अगर सिंबल में इसको सिंबल करना होता है तो ये क्या होता है, वाट को W से यानी कैपिटल W से सिंबल करते हैं। ओके, नाउ 1 वाट ऑफ अ पावर इज कंज्यूम। सो कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चंस में ये भी पूछता है व्हाट डू मीन बाई 1 वाट, व्हाट डू मीन बाई 1 वाट। तो सिंपली इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पे 1 वाट डिफाइन करने का तरीका भी हमने लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे 1 वाट ऑफ अ पावर इज कंज्यूम व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करेंट फ्लो एट ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। ओके, तो सिंपली क्या होगा, when 1 ampere of current flow at potential difference 1 volt, then यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1 वाट हमारा कंज्यूम होगा। ठीक है ना, यानी 1 वाट पावर कब कंज्यूम होगा, जो हमारा जब 1 वोल्ट 1 एम्पियर का करंट फ्लो करता है किसी भी पोटेंशियल डिफरेंस जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो 1 वोल्ट। ठीक है ना, यानी 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा तो उस केस में हमारा पावर कितना कंज्यूम होगा, 1 वाट कंज्यूम होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है तो कितने पावर कंज्यूम होते हैं, 1 एम्पियर का 1 वाट का पावर कंज्यूम होता है। ओके, नाउ लेट्स सी द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज आल्सो द किलोवाट आवर। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके लिए पूरा एक मेन टॉपिक ही है जो कि आप लोग बुक में देख लेना, उसको अच्छे से पढ़ लेना। कमर्शियल यूनिट के मोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, बट बेसिकली हमने इसमें जल्दी भी लिखा हुआ है द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज वाट, किलोवाट आवर। ओके, एंड नाउ लुक एट ए किलोवाट आवर कैसे बना है, इसको भी हम यहीं डिस्कस कर दे रहे हैं आपको। यू नो दैट W इक्वल टू वाट, सॉरी P इक्वल टू वाट W अपन T होता है, एंड यू नो दैट W इक्वल टू वाट P इंटू T बनेगा। एंड यू ऑल नो दैट P की ऐसा यूनिट क्या होती है, वाट होती है, टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, सेकेंड होती है। तो वाट सेकेंड होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो वाट आवर दिया हुआ है, किलो वाट आवर। तो यू नो दैट वाट का जो बिगर यूनिट होता है वो किलो वाट होता है, और सेकेंड का बिगर यूनिट क्या होता है, आवर होता है। तो सिंपली इस केस में कमर्शियल यूनिट क्या बोला गया है, 1 किलोवाट आवर बोला गया है। ठीक है ना, तो सिंपली 1 किलोवाट आवर कितना इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, तो यहाँ देखो दिया हुआ है 1 किलोवाट आवर जो होता है, बिकॉज यू नो दैट दिस इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, एंड यू नो दैट एनर्जी की एक अनदर यूनिट क्या होती है, हमारी जूल होती है। तो सिंपली 1 किलोवाट कितने को डिपेंड करता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के इक्वल होती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ओके, तो सिंपली इसको निकालने का तरीका आप लोग खुद देख लेना कैसे निकाला जाता है, बिकॉज यहाँ पे तो कुछ चीज़ें ऐसी ही होंगी। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। So listen here, one more thing again here, there are 3 formula, first formula, second formula and third formula. These are generated by the same formula P is equal to W upon T, यानी जो रेट ऑफ डूइंग वर्क था उस फार्मूले से ही ये तीनों फार्मूले ओरिजिनेट हुए हैं। तो ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्टली इस तरीके से पूछा जाता है कि हाउ मच वाट कंज्यूम when the 1 ampere current flowing to the with 2 volt potential difference। तो सिंपली इस टाइप के क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाएंगे जिसमें आपको I दिया होगा, V दिया होगा और आपसे पावर पूछ देगा, या इस तरह से पूछेगा I दिया होगा, रेजिस्टेंस दिया होगा और आपसे पावर पूछ देगा, या तो ये ऐसा भी हो सकता है कि V दिया होगा और R दिया होगा फिर भी आपसे पावर पूछ सकता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो ध्यान रखना कि ये तीनों के तीनों फार्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये तीनों फार्मूले फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं। एंड यू लिसन हियर, आपको ये ना प्रूफ करना भी आना चाहिए, हाउ वी हैव टू प्रूव दैट हियर। सो लिसन हियर, द फर्स्ट फार्मूला जो है P इक्वल टू VI है, हम अभी आपको दिखा दे रहे हैं। वी ऑल नो दैट P इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन T होता है, एंड यू ऑल नो दैट W के बारे में हमने पहले ही लिखा है कि W इज ऑल्सो नो दैट VI T होता है, एंड यू नो दैट T इज हियर, तो T कैंसिल हो गया, तो बन गया पहला फार्मूला P इक्वल टू VI। नाउ नेक्स्ट फार्मूला क्या होगा, अब ये ध्यान रखियो, नेक्स्ट फार्मूला जो होगा V इक्वल टू व्हाट, लिसन, अब यू नो दैट P इक्वल टू VI जब पता चल गया, एंड वी ऑल नो दैट V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो V इक्वल टू I, पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, P इज इक्वल टू बनेगा हमारा क्या, IR इंटू I, ये बनाना हमारा I स्क्वायर R, ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। एंड द थर्ड इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ ध्यान रखो, थर्ड इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, V स्क्वायर अपॉन R दिया। तो सिंपली फिर से फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जाएंगे, फ्रॉम द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे I को रिमूव करना है। सो यू ऑल नो दैट I को रिमूव करने का क्या तरीका है, तो I इक्वल टू होता है V अपॉन R होता है, क्या होता है, V अपॉन R इज इक्वल टू I। नाउ दिस values put in this equation number first again,
So we will get here the P is equal to V into V upon R. ओके एंड नाउ यू नो दैट V इंटू वी क्या होता है, V स्क्वायर होता है, यानी हो गया आपका क्या P इक्वल टू वी स्क्वायर अपन R. तो ये आपका थर्ड इक्वेशन भी जनरेट हो गया. तो लिसन, कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है, आपसे डायरेक्टली फार्मूला पूछा जाता है कि वी हैव टू डिराइव द फार्मूला P इक्वल टू वी आई, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर. ठीक है ना, विद द हेल्प ऑफ फार्मूला P इक्वल टू डब्ल्यू अपन टी. तो यहाँ पे आपको जनरेट करके फार्मूला बताना पड़ता है विद द डेफिनेशन आल्सो द पावर. तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ वी हैव टू डिराइव हियर. तो सिंपली हमने डिराइव करके आपको बता दिया. सो नेक्स्ट टॉपिक इज हियर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. ओके, नाउ लेट्स सी द व्हाट इज मीन बाय द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. तो सिंपली यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कब होता है, ये ध्यान से देख लो. से बेसिकली जो होता है यहाँ पे, व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू दी हाई रेजिस्टेंस वायर लाइक नाइक्रोम वायर, resistance wire become very hot and producing heat, and this is called the heating effect of electric current. Are you getting my point? कब बोलते हैं, when electric current passes through the high resistance wire like nichrome wire, the resistance wire become very hot and produces heat. This is called heating effect of electric current. Simply, तो यहाँ पे क्या होता है, हम उससे केस में हीटिंग इफेक्ट बोलेंगे जब कोई इलेक्ट्रिक करंट पास करती किसी हाई रेजिस्टेंस वाली वायर में. ये ध्यान रखना कि ये जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है ये हर एक कंडीशन में लागू नहीं होगा. ये अभी हम बताने वाले हैं अभी थोड़ी देर में. पहले आप ध्यान रख लो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है. डेफिनेशन एग्जैक्टली लिखना, आप कुछ और मत लिखना. व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द हाई रेजिस्टेंस ऑफ वायर लाइक नाइक्रोम वायर, रेजिस्टेंस इट बिकम वेरी हॉट and that is producing heat, and this is called the heating effect of electric current. Are you getting my point? समझ में आया. जब आपका हीटिंग इफेक्ट कब होगा आपका, जब आपका कोई करंट फ्लो होता है किसी हाई रेजिस्टेंस वाले वायर में, सिंपली वायर में नहीं, हाई रेजिस्टेंस वाले वायर में अगर करंट फ्लो करता है तो उस केस में वो क्या होता है, वो वायर क्या होता है, हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है. एंड दैट्स वाई वी कॉल हियर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, now look at here, and this is the heating effect of current is denoted by the joules. Simply ये किसके द्वारा दिया गया था, जूल्स, हम जूल्स के द्वारा दिया गया. तो सिंपली यहाँ पे क्या हो गया, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोला गया इसको. ठीक है ना. तो सिंपली लेट्स सी द वर्ड अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है. तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, तो देख लो यहाँ पे. तो अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग हियर, when the electric current flowing through the high resistance wire, then heat generated and that heat produced is directly proportional to the square of electric current. Okay, and now the heat is also directly proportional to the resistance of the given circuit. Okay, and now heat is also directly proportional to the time for which current flow through the conducting wire. This is the equation number 3. ये तीन चीज़ें उन्होंने दिया था, यानी जूल्स लॉ ने बोला, जूल्स ने ये बोला था, ठीक है, कि when current flow through the conducting wire, then heat produced and that is directly proportional to square of the current. ओके, यानी हाउ मच करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, उसके स्क्वायर पे डिपेंड करता है आपका हीट. ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट उसने क्या बोला, सेकेंड ये बोला कि हीट आल्सो डिपेंड ऑन दी हाउ मच रेजिस्टेंस ऑफ दी दैट कंडक्टिंग वायर इन विच करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. ओके, तो सिंपली ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस ऑफ दैट वायर इन विच करंट फ्लोइंग थ्रू द. ओके, एंड तीसरा पॉइंट किस पे हीट डिपेंड करता है, कि हाउ मच टाइम करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टिंग वायर, इसके ऊपर डिपेंड करता है. इट मीन्स टाइम पे डिपेंड करता है. तो इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, तीनों लिख दिया यहाँ पे. एंड सपोज दैट दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर थर्ड. नाउ कंबाइनिंग दिस ऑल द इक्वेशंस वी हैव टू गेट दी फार्मूला ईयर, क्योंकि हीट तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, आई स्क्वायर पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है और टाइम पे डिपेंड करता है. कंबाइनिंग दिस ऑल द इक्वेशंस वी विल गेट द फार्मूला इज हियर. Heat is directly proportional to the I square RT, and now you know that heat is also equal to the I square RT. Are you getting my point? So this is your the formula according to the Joule's law of heating. It means यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस होता है वो तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग वायर एंड टाइम एट विच या ऑन विच करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट. ओके, ये तीनों चीज़ों पे डिपेंड हो गया. सो लिसन हियर द वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमने बोला था कि इसको हम बताएंगे बाद में. तो सिंपली जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है या हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, ये दिमाग में रख लो आप लोग कि जो पॉइंट हमने लिखा है पहले इसको ढंग से पढ़ लो. ऑल द अप्लायंस विच आर रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट कन्वर्ट ऑल द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द हीट एनर्जी. ओके, इट मीन्स इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक कंडक्टिंग वायर जो कि करंट फ्लो करता है जिसके अंदर वो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है. बेसिकली हीट जो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग दिया गया है इसका मतलब ये है कि हीट प्रोड्यूस करता है, बट
हर एक कंडक्टिंग वायर नहीं प्रोड्यूस करता है, जिसकी रेजिस्टेंस हाई होती है या बहुत ज़्यादा होती है उस केस में वो क्या करता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इट मीन्स यहाँ पे जितना भी और सिंपली ये हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो अगर मान लो नॉर्मल रेजिस्टेंस वाला भी प्रोड्यूस करता है तो वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता है, ठीक है ना। कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो करते हैं और कुछ रेजिस्टेंस पार्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। सिंपली यहाँ इसका मतलब यही है कि जो ऑल द अप्लायंस विच आर रन ऑन द इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट कन्वर्ट ऑल द इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू द हीट एनर्जी। समझ में आया, क्लियर हुआ आपका माइंड में कि जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के अकॉर्डिंग ये तो पता है कि हाँ हीट प्रोड्यूस होता है, बट टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है हीट में, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है ना। ओके, नाउ लिसन हियर, यू ऑल आल्सो नो दैट द व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज स्टेबलाइज्ड, सिंपली अगर पोटेंशियल डिफरेंस स्टेबलाइज होगा किसी भी कंडक्टिंग सर्किट में तो उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। एंड यू ऑल नो दैट हमने इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ा, मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ा। बिकॉज मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होगा किसी कंडक्टिंग वायर में, किसी सर्किट के अंदर में, दैट द फ्लो ऑफ करेंट हियर। ओके, तो उस केस में ना क्या होगा, करेंट फ्लो करेगा। सिंपल, क्लियर हुआ, समझ में आ गया। तो लास्ट टाइम हमने ये सब चीज़ों को नोट्स पॉइंट में आपको दिया था और आज हमने क्या किया, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अभी भी अगर किसी तरीके के पॉइंट्स है, लिसन हियर, यहाँ पे हमने आपको सुपर कंडक्टर डिफाइन करा, जस्ट वेट हियर, लुक एट हियर, द सुपर कंडक्टर हमने डिफाइन करा, ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज डिफाइन करा, एंड आफ्टर दैट हमने पावर डिफाइन करा, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड नाउ लुक एट हियर, द फिगर इज आल्सो वी हैव डिफाइन हियर। ओके, एंड नाउ लुक एट इलेक्ट्रिक पावर डिफाइन किया। इसके बाद हमने डेफिनेशन ऑफ पावर के बाद हमने उसको फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं एंड व्हाट डू यू मीन बाय द किलोवाट आवर या कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती क्या है, उसको भी हमने डिफाइन कर दिया था यहाँ पे। ओके, उसके बाद हमने ये तीनों फार्मूलेज जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बहुत छोटे में यहाँ लिख दिया हुआ है, इसको भी हमने डिफाइन करा। तो ये सभी चीज़ें हमने डिफाइन कर दी और लास्ट में हमने जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी डिफाइन कर दिया। और इसके एक पॉइंट्स को हमने बताया कि हर एक अप्लायंस जो कि रन करता है इलेक्ट्रिसिटी से, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी की पूरी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी, यानी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रख लेना आप लोग को, ठीक है ना। तो सिंपली क्लियर हो गया। सो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो और एक्चुअली इसको आप शेयर भी करते रहो, ठीक है ना, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को क्या करें, फ़ायदा करें। सो ओके डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय डियर स्टूडेंट्स।